हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9। और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.7 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो आपका ये एग्जाम्पल है वो न्यू बुक का है, मतलब ओल्ड बुक नहीं, जो न्यू बुक है उसके क्वेश्चंस हैं, तो आप न्यू बुक वाले क्वेश्चन से मैच कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास 3.3 into 10 raised to the power 5 kg. Its total wing area is 500 square meter square. Full stop. It is in level flight with a speed of 960 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बोला एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स, और दूसरा एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, और डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये सारी बात पहले हम लोग समझेंगे, तब प्रोसीड करेंगे कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, है कि नहीं। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जब एनसीईआरटी की सॉल्यूशन आप देखेंगे तो बहुत ही गंदे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहां पे समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले जो फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट जो है उसका मास दे रखा है। क्या दिया है बाबू? मास दिया है। तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। मास इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 kg, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है टोटल विंग्स एरिया, मतलब एरिया की वैल्यू दिया है, ये दिया है 500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या दिया हुआ है 960 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिया, इसको समझना है, इसको मेन समझना है। तो मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह से आपका एयरक्राफ्ट का जो विंग्स है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें दो सरफेस है, एक अपर सरफेस और दूसरा लोअर सरफेस। अब देखिएगा, अपर सरफेस में जो आपके एयर के पार्टिकल्स होंगे उनको ट्रेवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ रहा होगा, मतलब जो एयर है अपर सरफेस में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपका कुछ कर्व कुछ ऐसा है, और नीचे से जो एयर पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसे थोड़ा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता होगा। ठीक है, अब देखना, दोनों मान लीजिए ऊपर से एयर और नीचे से एयर सेम टाइम में इस विंग्स को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि ऊपर का स्पीड ज्यादा होगा तब तो उतना ही समय में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ऊपर वाले की स्पीड को अगर हम v2 बोले और नीचे वाले की स्पीड को हम क्या बोले, v1 बोले, तो यहां पर v2 क्या होगा, v1 से बड़ा होगा। एक बात समझ में आया? v1 जो v2 होगा वो v1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब बताइए, यहां पर v2 बड़ा है v1 से, इसका मतलब है कि ऊपर में जो विंग्स पे प्रेशर लग रहे होंगे वो कम होंगे। ऊपर विंग्स पे जो प्रेशर लग रहे होंगे कम होंगे, क्योंकि वहां की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहां की प्रेशर को हम लोग P2 बोले और नीचे की प्रेशर को P1 बोले, तो यहां पर P2 क्या होंगे, P1 से बड़ा होंगे। ठीक है, अब देखना यहां पे जो हाइट है, मतलब निचले वाले सरफेस और ऊपर वाले सरफेस के बीच की जो हाइट है वह नेग्लिजिबल हम लोग ले रहे हैं। क्यों नेग्लिजिबल ले रहे हैं, देख समझना। मान लीजिए ये आपका जो प्लेन की हाइट है, नीचे वाले सरफेस की अर्थ सरफेस से डिस्टेंस मान लीजिए h1 है, और ऊपर वाले सरफेस की जो अर्थ से जो हाइट है वो मान लीजिए h2 है। मतलब नीचे वाला सरफेस
अर्थ सरफेस से, ये इसको हम लोग क्या बोल दें, मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से नीचे वाला जो सतह है विंग्स का वो h1 हाइट पर है और ये h2 हाइट पर है। तो h1 और h2 जो है वो बहुत ही आपका क्या है, सॉरी, h1 और h2 के बीच की जो डिफरेंस है वो आपका बहुत ही कम होगा। किसके रेस्पेक्ट में, तो नीचे से रेस्पेक्ट में, यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में। ऐसे हम मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं इसको समझिएगा। h2 माइनस h1 जो है वह लगभग जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इनके बीच की जो डिफरेंस है, मतलब अगर इसको डेल्टा एच बोले तो डेल्टा एच, जैसे h2 माइनस h1 क्या होगा, डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच है अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में, अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि मान लीजिए जो आपका विमान होगा वो कुछ किलोमीटर के हाइट पे उड़ रहा होगा और इनके बीच की जो दोनों सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कुछ मीटर में होगा और ये किलोमीटर में है। यानी किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है मीटर के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो ये जो आपका डेल्टा एच है वह क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा जो इस अर्थ सरफेस के हाइट पर। ठीक है, तो यहां पर h2 माइनस h1 को हम लोग क्या ले लेंगे, लगभग जीरो, या ऐसे बोले कि h1 और h2 दोनों लगभग सेम है। ठीक है, मतलब h1 और h2 क्या है, वह लगभग सेम है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, लगभग जीरो। ये बात हमें बतानी थी। अब देखना, मतलब इसकी बीच की जो हाइट है उसको हम लोग क्या मान लिए, लगभग जीरो। इसका मतलब है ऊपर का स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम होगा, और नीचे की स्पीड क्या है, कम है। नीचे की स्पीड कम है तो प्रेशर क्या होगा, एक सेकेंड, ऊपर का जो स्पीड जो है वह क्या है, ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और नीचे की जो स्पीड है वह कम है। इसका मतलब है प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से उल्टा लिखा गया है, देखिएगा ये उल्टा लिखा गया बाबू, इसको सुधार लेंगे। क्योंकि ऊपर स्पीड क्या है, ज्यादा है, और नीचे स्पीड जो है वो क्या है, कम है। तो अगर ज्यादा स्पीड है तो प्रेशर कम, और आपका स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, ये चीज है। तो हम लोग को क्या निकालना है, दोनों के बीच की प्रेशर डिफरेंस निकालनी है, यानी कि डेल्टा पी मतलब P1 माइनस P2 निकालना है। पहला क्वेश्चन में एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस ऑफ लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स, यानी प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P निकालना है एक नंबर में। उसके बाद जो बी नंबर में है वो क्या निकालना है, आपका एस्टिमेट द फ्रैक्शनल चेंज। यहां हमें पता चला कि जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, ये आपका वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज निकालना है, तो पहले चेंज कितना होगा, तो चेंज कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 चेंज हो गया। अब फ्रैक्शनल चेंज किसके रेस्पेक्ट में, तो लोअर सरफेस के रेस्पेक्ट में। इसी बात को तो समझना है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 ये निकालना है। ये हुआ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर ऑन दिस अपर सरफेस टू दी विंग्स रिलेटिव टू लोअर सरफेस। मतलब ये जो अपर सरफेस की जो एयर है उसका कितना फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है। मतलब ये तो चेंज निकल गया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो नीचे वाले जो एयर है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और दिया क्या है, ये जो वैल्यू हम बता रहे थे, ये दिया क्या है, ये एवरेज दिया हुआ है। मतलब ये दिया है v1 प्लस v2, यहां पे लिख दूं गिवन में ये चीज आपका यहां पे बना के लिख दे रहे हैं, यानी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है। कितना दिया है, 960 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। यानी कि अपर पार्ट की जो एयर की स्पीड है, लोअर पार्ट की जो एयर की स्पीड है, उसका एवरेज दिया हुआ है v1 प्लस v2 बाई 2। ये एवरेज दिया हुआ है, ये है 960 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप बदल सकते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2 को अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3.33, यानी 53.33। इसको सॉल्व करने पे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 266.64
इतना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, ये गिवन है इतना, मतलब V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 266.65 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, ये वैल्यू दिया है। उसके बाद मास दिया है, एरिया दिया हुआ है, आपको डेल्टा पी निकालना है और V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1। ये जो आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ है बी पार्ट, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन अपर सरफेस टू विंड्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, इसका मतलब यही है V2 माइनस V1 चेंज हो गया किसके रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो V1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले चलिए हम डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी निकालना तो बहुत ही इजी है, ए का जो अब डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि डेल्टा पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स देखिए ये बना फोर्स कहां से, मान लीजिए आपका इस एयरक्राफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करे तो सबसे पहले इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग mg बोलेंगे, इसका वेट, और दूसरा फोर्स इस पे लग रहा होगा जो प्रेशर डिफरेंस के कारण, मतलब यहां पर P2 क्या है, P2 आपका बड़ा है किससे, सॉरी P1 आपका बड़ा है P2 से, P2 इज लेस देन P1, P1 बड़ा है P2 से, यानी कि नीचे वाला जो प्रेशर है वह ऊपर वाले प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, यानी यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस बना, कितना प्रेशर डिफरेंस बनेगा, P1 माइनस P2, इतना प्रेशर डिफरेंस बना। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लगेगा और नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स बनाए। अब देखिएगा आपका विमान क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है, यानी ना तो वह नीचे की ओर गिर रहा है ना तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी F और mg इक्वल होंगे जब विमान आपका बैलेंस कंडीशन में उड़ रहा है, तो F इज इक्वल टू mg हो गया। तो यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बना F वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू, mg के बराबर। तो यहां लिख सकते हैं F mg इंटू a, और m का मान 3.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू g का मान 9.8 और डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, 500। अब क्या करते हैं, यहां से एक पॉइंट हटाते हैं, यहां पे 10 आ गया, फिर यहां से एक पॉइंट हटाते हैं, यहां पे 10 आ गया। अब देखिएगा यहां पर आपको 1 0 2 0, ये 4 0 से यहां पे खत्म हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ गई 33 इंटू 98 इंटू 10, क्योंकि ये 10 बचा हुआ, 10 की पावर 1 है तो 10 बचा हुआ है, और डिवाइडेड बाई 5 से ये 2 जा कट गया, ये कितना आ गया जी, 66 इंटू 98। अब 66 में 98 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, सेकेंड कितना है, 66 इंटू 98, सॉल्व करने पे आ रहा है 6468 ये आ रहा है, ठीक है, इतना आएगा। हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो यूनिट किस में आएगा, पास्कल में। अगर इसको आप थोड़ा सा पॉइंट के टर्म में लिखे, यहां से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो 6.468 और 3 डिजिट के बाद लगाएं, इसलिए यहाँ पे 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 रेज़ टू दी पावर 3 इतना पास्कल। क्या इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया पहले का आंसर। पहले का आंसर कितना हो गया बाबू, तो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3। चलिए इसको जरा नोट करेंगे, नोट कीजिए, फिर इसका बी पार्ट हम लोग निकालते हैं। मेन मजा है बी पार्ट में ही, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। हो गया, चलिए बिठा दूं, बिठा रहे हैं। तो हम लोग का डेल्टा पी निकल चुका है, इस डेल्टा पी को यहां पे हम लिख दे रहे हैं। यहां पर डेल्टा पी जो है वो 6.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 पास्कल, इसका यूज करना है आगे, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया। चलिए अब इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट तो निकल गया, इसका बी पार्ट समझते हैं। बी पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को V2 माइनस V1 निकालना होगा और साथ ही साथ V1 निकालना होगा। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 निकलेगा तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं। यहां पर लिखेंगे नाउ अप्लाई बर्नौलीज
थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है? P1 प्लस रो जी H1 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। मतलब ऊपर मतलब अपर सरफेस और आपका लोअर सरफेस में हम लोग क्या कर लिए? बर्नौली के थ्योरम यूज कर लिए, तो यही वैल्यू आएगी। अब क्या करते हैं, इस P2 को इधर लाते हैं लेफ्ट साइड, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। बाकी दोनों टर्म को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर। क्लियर? यही आएगा। इन दोनों टर्म को इधर ले गया, दोनों टर्म माइनस में हो गया। इस P2 को इधर लाया तो क्या हो जाएगा, ये P2 यहाँ आके माइनस हो गया। तो P1 माइनस P2 को मान कितना है? डेल्टा P ले सकते हैं। और डेल्टा P का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6.5 × 10⁻³ जो अभी हम लोग निकाले हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रो जी कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 आ गया, दिस प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यानी 1/2 रो कॉमन ले लेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर H2 माइनस H1 की वैल्यू अभी हमने क्या बताया, लगभग 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 डेल्टा P, देखिएगा 2 डेल्टा P बटा में रो हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहां आ जाएगा, रो आगे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। क्या ये पल्ले पड़ा दिख रहा? ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। अब यहां से हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या था, देखिएगा V2 माइनस V1, तो दिस इंप्लाइज V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 डेल्टा P बटा रो इंटू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। यहां पर देखना V2 प्लस V1 को V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, सारा वैल्यू दिया हुआ है। देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू डेल्टा P 6.5 इंटू 10⁻³ डेल्टा P की वैल्यू यहां से उठा के रख दिया। फिर रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2, तो 1.2 इंटू V1 प्लस V2। देखना V1 प्लस V2 बाई 2 की वैल्यू इतना है, तो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 2 आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 2 इंटू 2 66.65। क्लियर? किया गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 कट जा रहा है, यहां से पॉइंट, इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर कितना आ गया जी 65,000 डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा 12 इंटू 2 66.65। दिस इज इक्वल टू, अब इसको जरा फिर से हम मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 65 सॉरी पहले क्या करते हैं 12 इंटू 266.65। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए कितना आता है 3199.8, ऊपर हो जाएगा 65,000 डिवाइडेड बाई 3199.8। अब इसको डिवाइड किया जाए तो 65,000 डिवाइडेड बाई 3199.8, ये आ जाएगा 20.31। दिस इज इक्वल टू 20.31 इतना मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया बाबू, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू आ गई। और यहां पे हम लोग को पता है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 से V1 प्लस V2 बाई 2 है, तो V1 प्लस V2 निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो V1 प्लस V2 हम लोग को पता है और V1 माइनस V2 पता है। तो क्या अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 V2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो चलिए अब इस साइड का हम थोड़ा सा मिटाएंगे, आप पहले इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। इस साइड का मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा दो इक्वेशन जो बना है वो कितना बना है, देखिए आप सबसे पहले
यहां पे लिखेंगे नाउ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 266.65। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 5। मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 2 इंटू 266.65, यह आ जाएगा 533.3। मतलब यहां से V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 533.3। वहां से V2 माइनस V1 देखिएगा, V2 माइनस V1 निकला हुआ है, दिस इज इक्वल टू 20.3। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या करते हैं माइनस कर देते हैं ताकि हमारा V1 निकल जाए। तो माइनस करेंगे, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे, साइन बदल जाएगा, साइन बदल गया। अब देखना ये आपका V2 प्लस V2 माइनस कट गया, अब ये दोनों V1 प्लस में है तो 2V1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिए, 533.3 में से 20.3 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो है 20.31। तो हमने 20.3 लिया, घटाना आसान हो गया, कितना हो जाएगा जी 513। तो क्या यहां से V1 निकल जाएगा, V1 इज इक्वल टू 513 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्या कीजिए बाबू, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा ये आपका 256.5 इतना मीटर पर सेकेंड। अब देखना हम लोग का दोनों वैल्यू निकल चुका है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20.31 और V1 की जो वैल्यू है वो आ गया है 256.5। क्या अब हम लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा अब यहां पे लिखते हैं नाउ, इसको हम मिटा दे रहे हैं इस साइड का, इस वैल्यू को 20.31 यूज कर लेंगे, ये आ गया। चलिए यहां पर कितना हो जाएगा, नाउ करके लिखेंगे, नाउ V2 माइनस V1 बाई V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 20.31 डिवाइडेड बाई 256.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही फ्रैक्शनल आपका इंक्रीमेंट होगा, यही फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो आपका जो लोअर सरफेस का एयर है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसको जरा हम लोग डिवाइड करें, कितना है 20.31 डिवाइडेड बाई 256.5, यह आ जाएगा 0.0791, ये आ गया। तो क्या इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स लिखे तो 0.78 राउंड अप करके लिख सकते हैं, ये क्योंकि वहां पर 79 है, इसको ये 78 बोल रहे हैं, सॉरी 08, क्योंकि ये आपको राउंड अप करने के बाद आ जाएगा 0.0791 है, तो राउंड अप करने के बाद 0.08 लिखा जा सकता है। और यही वैल्यू हम लोग को निकालना था, यही मेनली एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, यही वैल्यू हम लोग को निकालना था। ठीक है, अब इसका जो परसेंटेज निकालना होगा, परसेंट अगर निकालना होगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू, अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 0.08 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी 8% आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ये आ जाएगा आपका 8%। और यही क्या है परसेंट इंक्रीमेंट है, ये आपका परसेंट इंक्रीमेंट है ऊपर वाले एयर का, परसेंट इंक्रीमेंट है, परसेंट इंक्रीमेंट जो है वो ऊपर वाले एयर का, किसके रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले एयर के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू आएगी 8% के बराबर। थोड़ी लंबी हो गई क्वेश्चन, लेकिन ये क्लियर हो गया, जो एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में लिखा हुआ वहां से क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपको क्लियर भी हुआ होगा क्लियर। तो चलिए
आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।